हेलो गाइस, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी हैं, जिस समय में भी है, आपका बहुत बहुत आभार है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद काफी आपको महसूस होगा कि मैंने कुछ देखा और समय को फालतू व्यतीत नहीं किया। चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ, देखते रहिए इंग्लिश किंग एम कुमार। हेलो एवरीवन, आपको इस चैनल पर स्वागत है। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूं। वो क्या है? पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि सीटेट में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें अध्याय 1 पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है परिवार एवं मित्र। तो चलिए दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे परिवार क्या होता है। ठीक है। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतर है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फैमिलियस से, यानी कि इन चीज़ों को आपको क्या रखना है ध्यान, कि फैमुलस से बना है फैमिली, जो प्रायः एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। साधारणतः शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा इन बातों को, प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता है। किसके द्वारा? समाजशास्त्री के द्वारा। समाजशास्त्री के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य होता है। ऐसे में किसी एक के अभाव से वो परिवार ना होकर गृहस्थ के रूप ले लेता है। अगर बच्चा ना हो, पति या पत्नी में से कोई एक ना हो, तो स्वाभाविक है कि वो गृहस्थ हो जाएगा, परिवार नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते, क्योंकि परिवार में सभी लोग होते हैं, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, उनके संतान, लेकिन गृहस्थ में एक या एक का अभाव जरूर होता है। ठीक है। उनके बाद आपको मैं बता दूं कि सामान्य रूप से परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है। परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। इन बातों को ध्यान रखिएगा कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा कब से स्टार्ट होती है, तो परिवार से। ठीक है। इन बातों को आपको क्या रखना है ध्यान, यही सब ऑब्जेक्टिव में आता है। बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है और समाज के परिवार का अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। मैकइवर एवं पेज ने परिवार के बारे में कुछ कहा, इन्हें सुनिए गौर से। इन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। समझ गए? तो पालन पोषण, भरण पोषण, जनन, इन सब का उचित व्यवस्था कौन करता है? तो परिवार करता है। ये बात कौन कहा था? मैकइवर एवं पेज ने कहा। ठीक है। इन बातों को आपको क्या रखना है ध्यान। ठीक है। उनके बाद हम आगे चलते हैं परिवार के बारे में, और कि परिवार का कार्य क्या है। इनसे भी एक मार्क पूछेगा जरूर। तो मैकइवर ने कहा कि परिवार के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, एक आवश्यक परिवार, दूसरा अनावश्यक परिवार। आप हो सके तो नोट करते जाइए अपने कॉपी में। ठीक है। मैकइवर जो है, इन्होंने दो भागों में बांटा, अनावश्यक और आवश्यक। आवश्यक में क्या दिया गया है कि इसमें विभिन्न प्रावधान जो सम्मिलित किया जाता है, जो आवश्यक कार्य है उनको सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक तथा प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों से सम्मिलित होते हैं। यानी कि कौन कौन से क्रियाकलाप? क्रियाकलाप हो गया आपको शैक्षणिक क्रियाकलाप या लैंगिक, प्रजनन, ये सब कौन में आते हैं? आवश्यक में आते हैं। ठीक है। उसके बाद जाकर के ऑगबर्न और निमकॉफ ने परिवार कार्यों से 6 वर्गों में विभाजित किया गया: आर्थिक, प्राकृत्यात्मक, रक्षात्मक, आनंदप्रद, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। ये 6 में डिवाइड किए हैं। कौन? ऑगबर्न और निमकॉफ। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आवश्यक और अनावश्यक जो है मैकइवर ने बांटा था 2 भागों में परिवार को। ठीक है, कार्य के आधार पर। उसके बाद लुनबर्ग ने कुछ कहा, उन्हें भी ध्यान दीजिए। लुनबर्ग ने परिवार के 4 प्रमुख मूलभूत क्रियाकलाप बताए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिक का सहयोग व विभाजन, बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन आदि सम्मिलित है। तो ये बात कौन कहा था? लुनबर्ग ने।
क्या कहा था कि देखिए जो बच्चे का देखभाल करता है, श्रमिक का सहयोग होता है, विभाजन होती है, संतोष, प्रशिक्षण, यौन व्यवहार, प्रजनन, ये सब नियमन ये सब सम्मिलित होता है किसमें? परिवार में। ठीक है, तो भाई साहब परिवार की विशेषता क्या है, इन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। परिवार की विशेषता में ध्यान रखिएगा, परिवार का अनेकों विशेषता है जो निम्नलिखित है। पहला वंशानुगत संबंध, दूसरा सामाजिक संस्था, तीसरी आर्थिक व्यवस्था और वैवाहिक अनिवार्यता। तो ध्यान रखिएगा परिवार क्या है, एक वंशानुगत संबंध है जो पारिवारिक सदस्यों के वंश के हिसाब से चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। उसके बाद सामाजिक संस्था में क्या होता है, परिवार सामाजिक संस्था से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ये भी एक कोई ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। आर्थिक व्यवस्था, परिवार जो है वित्त का व्यवस्था करता है जिनसे घर द्वार चलता है, इट मीन्स की कमाई खटाई। ठीक है, उसके बाद वैवाहिक अनिवार्यता, ये अनिवार्य कर दिया गया है वंश को बढ़ाने के लिए भी और संतान को प्राप्ति करने के लिए भी ये विवाह बहुत ही जरूरी है, इससे परिवार का वंश आगे बढ़ता है। उनके बाद सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई क्या है, तो परिवार है। ध्यान रखिएगा, सदस्य सुरक्षित महसूस करता है इस परिवार से, अगर परिवार ना रहेगा सदस्य सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। उसके बाद चलिए परिवार का वर्गीकरण, तो चलिए परिवार का वर्गीकरण जो है दो वर्ग में बांटा गया है सामान्य हिसाब से। ठीक है, एक एकल, दूसरा संयुक्त। यानी एकल क्या होता है, जिसमें क्या होता है पति पत्नी सिर्फ उनके बच्चे होते हैं, जिसमें कम फैमिली रहते हैं, पति पत्नी और उनके संतान। इसमें जो ऐसे परिवार में कुरीतियां, आलस्य का अभाव रहता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, कलह की संभावना कम होती है। संयुक्त परिवार का ये एक छोटा सा रूप है, यानी कि लघु रूप है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। संयुक्त परिवार क्या है, उसका उल्टा, यानी कि जिसमें दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, काका काकी, इट मीन्स की मतलब बच्चे सब उसमें सम्मिलित होते हैं और आदर्श नागरिकों के गुण उसमें विकास होता है। सामाजिक सुरक्षा की भावना महसूस होती है, श्रम विभाजन का व्यापक सुविधा रहती है और आलस्य का उसमें भी अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार क्या है, जीवन का एक आधार है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट क्या आप लोगों का ध्यान दीजिए इसमें, परिवार के प्रकार क्या है। तो परिवार के प्रकार पे आप लोगों को ध्यान देना है कि अन्य प्रकार भी है, जैसे कि मातृ स्थान परिवार, पितृ स्थान परिवार, वैवाहिक परिवार और संबंधी परिवार। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। मातृ स्थान का मतलब होता है कि ऐसा परिवार जिसमें मम्मी जो है अपने मतलब इट मीन्स आपके पापा, आपकी मम्मी जो है आपके पापा को जो है अपने गांव में रखती है, तो उसे मातृसत्तात्मक कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार के परिवार जिसमें वैवाहिक युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करती है। ठीक है, यानी कि विवाह होता है, स्त्री के परिवार के पास चला जाता है, जिसको घर जमैया भी कहते हैं अपनी भाषा में। पितृ परिवार क्या होता है कि इसमें क्या होता है, शादी तो होता है, पत्नी को जाना पड़ता है पुरुष के घर यानी पति के घर, तो ये से आपको पितृ स्थान कहते हैं। वैवाहिक परिवार क्या होता है, इसमें जो है एकल परिवार का ही एक छोटा सा रूप होता है ना। इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। विवाह होता है तो संतान की प्राप्ति होती है, आगे वंश बढ़ता है, जो एक के बाद एक का विवाह एक के विवाह के बाद बनता है। ठीक है, समरक्त संबंधी विवाह क्या होता है कि यह भी संयुक्त परिवार का ही एक रूप होता है। ये एक संयुक्त परिवार का है, ये एक एकल परिवार का है। ठीक है, जिसमें अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है, यानी कि समरक्त संबंधी परिवार को अभिविन्यास परिवार कहा जाता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। ठीक है, इसे समान रक्त समूह लोग सम्मिलित होते हैं और क्योंकि इसकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है रक्त समूह समान होते हैं सबके, क्योंकि एक ही ब्लड से सबकी उत्पत्ति होती है। इन बातों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए परिवार का महत्व क्या है, इसे भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो परिवार का महत्व है कि परिवार का महत्व हम कई तरह से कर सकते हैं। परिवार ही प्रासंगिक स्थान होता है जहाँ सर्वप्रथम बालक समाजीकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों के जैसे आचरण, व्यवहार, ये सब जो है बच्चा क्या करता है, सीखता है। बालक परिवार के सामाजिक स्थिति को, बालक सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, यानी कि बालक जो है परिवार से ही समाज के बारे में सोचना शुरू कर देता है। माता पिता के स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो उनके संतान को भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन बातों को क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ेगा। यही रोगी निर्बल अगर कोई माँ बाप है तो उनका बेटा बेटी भी निर्बल रोगी निकलेगा। यानी कि बालक के स्वाभाविक विकास के वातावरण,
उसके तत्व पर सहायक होते हैं। यानी कि अगर हम लोग उसके स्वभाव की बात करें तो मनुष्य यानी कि बालक का जो वातावरण है वो समाज से ही बनता है। इसलिए समाज में परिवार का अत्यधिक महत्व होता है बच्चों के लिए। बालक के नियमित दिनचर्या को प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है, जो इस नियमित करने की जिम्मेदारी परिवार को होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनके बाद बालक को समुचित शारीरिक विकास के खेल व्यायाम या समुचित सुविधा समय उपलब्ध करवाने का काम जिम्मेवारी किसकी होती है? तो परिवार की होती है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बालक सामाजिक क्षमता विकास के उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है, उसे परिवार माता पिता से प्राप्त होती है। इस तरह से आप इनको पढ़ लीजिए, बहुत ही वही चीज़ लिखा गया है। तो कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि सब कुछ यानी कि हेम टेम नेम जो भी है बच्चा का, वो सब का जिम्मेवारी किसकी होती है? परिवार की होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अगला टॉपिक पे चलते हैं, इसी टॉपिक को लेकर के कि मित्र की ओर चलेंगे। मित्र क्या होता है? ठीक है, इनसे भी एक प्रश्न जरूर आता है, 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न आता है। तो बालक के कार्यों उसका सहयोग करने का काम जो है उसके मित्र का काम है। जो भी व्यक्ति आपको सहयोग करता है समझ लीजिए एक तरह से मित्र के समान है वो। यह आवश्यक नहीं है कि समुदाय के सभी बालकों के साथ बालक के संबंध अच्छे हो। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है, जिनके साथ वो रहना पढ़ना खाना पीना खेलना कूदना पसंद करता है, उसी को वो एक मित्र माना जाता है। ठीक है, मित्रता अब क्या है कि मित्रता एक रिश्ता है, ठीक है, जो अन्य रिश्तों के भांति थोपा नहीं जा सकता है। अन्य रिश्ता थोपा जाता है, भाई बहन पापा भाभी जो भी है ना, लेकिन ये अपने आप बनाया जाता है। अपने सुविधा की रुचि एवं अनुसार को देख परख मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह ऐसा बंधन होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है और इसी आधार पर एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मित्रों के बीच आपसी संबंध मित्रता कहलाती है। ध्यान रखिएगा, मित्रों के बीच आपसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? मित्रता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मित्र को हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अरस्तु ने ये बात कहा है कि अरस्तु ने मित्र को 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, सबसे पहला का नाम दिया उपयोगिता की मित्रता, दूसरा आनंद की मित्रता और तीसरा अच्छी मित्रता। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि उपयोगिता की जो मित्रता होती है इसमें लोग अपना उपयोग से मतलब रखता है कि मित्रता में वही मित्र होता है जिसकी मित्रता अपना हित में दिखाई पड़ती है। जैसे आपको कोई काम है तो चलो किसी को मित्र बना लिए, ये उपयोगिता की मित्रता होगी। आनंद की क्या होगी कि ऐसी मित्रता जिनसे आपको आनंद मिलते हैं, वो भी अपना आनंद आपको शेयर करता है और आप भी अपना खुशी उनको शेयर करते हैं। यानी कि आपसी खुशी मित्रों के बीच क्या होती है? बांटा जाता है, उसी को हम लोग आनंद की मित्रता कहते हैं। अच्छी मित्रता क्या होती है? इस प्रकार की मित्रता में 2 मित्र के बीच आपसी सम्मान का भाव प्रकट होता है, मतलब गर्वान्वित महसूस करता है जब एक दूसरे से मिलता है और एक दूसरे के साथ आनंद भी लेता है। ठीक है, इससे मित्रता हित पूर्ति वो आनंद के लिए नहीं होती है। यानी कि इसमें जो है हम कहेंगे कि अपना काम बन गया तो चलो भाई मित्र खत्म कर लेते हैं, इसमें ऐसा मित्र नहीं। अच्छे मित्र का मतलब होता है कि हम एक दूसरे का आपसी सम्मान का भाव प्रकट करें और एक दूसरे को आनंद दे। ठीक है, ये अच्छी मित्रता होती है जिसमें लोभ लालच की बात नहीं आती है। ठीक है, चलिए मित्रता का महत्व क्या है कि मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ध्यान रखिएगा कि पूर्ण तरह से जो सर्वांगीण विकास होता है वो किस में होता है? तो मित्रता में होता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा कि पूर्ण तरह से सर्वांगीण विकास अगर करेगा, यानी कि पूर्ण तरह से विकास होगा तो वो उसमें सहायक करता है। कौन चीज? मित्रता। तो पहले महत्व ये हो गया। दूसरा, एक मित्र के बालक खेलकूद एवं अन्य कार्यों में सम्मान करने के लिए सहायक होता है। यानी कि सब कुछ में सहायक होता है, खेलकूद हो पढ़ाई लिखाई हो सब कुछ में। एक अच्छा मित्र बालक के कुसंगति से बचाने का काम करता है और कोशिश ये करता है कि उनका जो अच्छा मित्र सामाजिक आदर्शों का मूल्यों को सिखाता है। यानी कि समाज का क्या आदर्श मूल्य है, इन चीज़ों को सिखाने का काम करता है एक अच्छा मित्र। अच्छा मित्र बच्चों के पार्श्विक प्रवृत्ति अपनाने से बचाता है, यानी कि जो खराब प्रवृत्ति है उसको अपनाने से बचाता है। ठीक है, अच्छे मित्र वही कहते हैं। बच्चे के मानसिक विकास में भी मित्रता के वो मित्र भूमिका महत्वपूर्ण निभाती है। अगर अच्छे मित्र मिल जाता है तो आपका लाइफ क्या हो जाती है? ठीक हो जाता है। अगला पॉइंट पे चलते हैं, संबंध वो बुनियाद मतलब संबंध क्या होता है? रिलेशन। संबंध एक तरह से बुनियाद होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो 2 अथवा 2 से अधिक खून या विवाह एवं भावना के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें संबंध जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए? खून वाला होना चाहिए, विवाह
या भावना, ये तीनों चीज से संबंध बनते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बालक परिवार में सदस्यों के रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदर्श मूल्यों, रीति रिवाजों एवं विश्वासों आदि को धीरे धीरे सीखता है। यानी कि इस रिलेशन में लोग जो है आदर्श, मूल्य, रीति रिवाज और विश्वास, ये सब धीरे धीरे बच्चा सीखना शुरू कर देता है। ठीक है। बालक के सभी संबंधी या रिलेशन, जैसे चाचा मामा जो भी है, उसके व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसा आपका परिवार में लोग रहेंगे उस तरह के उस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। किंतु परिवार के प्रमुख सदस्यों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि ध्यान रखिएगा कि परिवार का जैसा माहौल रहेगा उस हिसाब से बच्चा ढलेगा। ठीक है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि की सामाजिक गुणों को आत्मसात करने लगता है। आत्मसात करने का मतलब अपने आप को उन चीजों से जोड़ने लगता है वो बच्चा। ठीक है। इस तरह से आत्मसात होकर पूर्ण तरह से समर्पित कर देता है। ठीक है। उनके बाद की जो अगर हम बात करें तो ये हो जाता है परिवार एवं मित्र। यही चैप्टर है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बालक के परिवार चाचा चाची, फूफा फूफी जो भी है संबंधी विद्यमान हो। हर एक परिवार में जरूरी नहीं है कि फूफा या चाचा मम्मा काका रहे। ठीक है। शिक्षक उसके बाद कहता है कि कक्षा में मौजूद बच्चों की पारिवारिक विविधता से शिक्षक बालकों को इसके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है। कि अब इसमें क्या है कि चाचा चाची हरदम तो रहेगा नहीं क्लास में या स्कूल में, तो उसको जानकारी देने का काम कौन करेगा? टीचर करेगा। और अनेक चीज जानकारी उनको देना भी चाहिए। ठीक है। संबंधी का वर्गीकरण क्या होता है? तो संबंधी को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं सामान्य रूप से। एक को वैवाहिक संबंध, एक समरक्त संबंध। तो वैवाहिक संबंध क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सामान्य तौर पर इस प्रकार के संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पति पत्नी, सास बहू। ये सब कब बनता है? विवाह के बाद। समरक्त संबंध क्या होता है? इस प्रकार के संबंध रक्त के आधार पर बनते हैं। ऐसे संबंधों सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है ना। मतलब ये जो होता है रक्त वाला, इसमें समाज इसको एक्सेप्ट करता है, जबकि प्राणी शास्त्रियों इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है। यानी कि प्राणी शास्त्रीय संबंधों में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। माता पिता एवं पुत्र के बीच के संबंध, ठीक है ना, इसमें समाज इसको स्वीकृत करता है। ठीक है ना। के आधार पर समरक्त के आधार पर ऐसे संबंधों को समाज स्वीकृत करता है, लेकिन प्राणी शास्त्र इसको स्वीकृति नहीं करता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। कार्य एवं खेल क्या होता है? इस बातों को भी आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य खेल क्या होता है? कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है। ठीक है। उसी प्रकार खेलकूद की जिम्मेदारी किसकी होती है? बच्चा को होती है। इसलिए अगर खेलकूद जितना कराएंगे बच्चा को, उतना बच्चा फुर्तीला रहेगा। बच्चे स्वयं को खेलकूद करने में व्यस्त रहता है। परिवार जिस प्रकार दायित्व संभालने में व्यस्त रहता है, उस प्रकार बाल्यावस्था में बच्चा खेलने में व्यस्त रहता है और रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने लगती है। ठीक है। रचनात्मक खेलकूद स्वक्रिय खेल है। ठीक है। जो बच्चा अगर रचना के हिसाब से अगर वो खेल खेलता है तो उसका बुद्धि का भी विकास होगा, जिनसे बच्चों की कुछ नया सीखने को मिलता है, कल्पना करता है। बाल्यावस्था ही बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति विकास करने लगती है। वस्तुतः संरचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेलों से अत्यधिक समानता रखते हैं, क्योंकि रचनात्मक और कल्पना शक्ति द्वारा प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा कि बच्चा कल्पना भी करना स्टार्ट कर देता है बहुत ही सुंदर से, इसीलिए बच्चे को खेलना अनिवार्य होता है। इसीलिए पढ़ाई में खेल जरूरी होता है। इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि खेल खेल में बच्चों सहज रूप से सीखते हैं। बालकों को विभिन्न प्रकार के प्रयोगों एवं खेलों द्वारा सीखना अधिक आसान लगता है। ध्यान रखिएगा कि बालक अगर मान लीजिए सीखना चाह रहा है तो उसको अगर खेल के हिसाब से सिखाएंगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं कराएंगे तो उसको प्रभाव पड़ेगा। इस पाठ में भी रुचिकर होता है। ये सब अगर पाठ में सिखाएंगे बच्चे को तो ये रुचि के साथ सीखेगा। आरंभ में वस्तुओं को एक के ऊपर एक लगाना, ब्लॉक जोड़कर आकृतियों बनाना आदि रचनात्मक खेल बालकों द्वारा खेला जाता है। ठीक है। प्रोजेक्ट विधि, उसके बाद किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, है ना, इस तरह के जो है ह्यूरिस्टन विधि, उसके बाद है आपको वैश्विक शिक्षा, खेलकूद, ये सब सामान्य क्रियाकलाप अगर बच्चे कराते हैं तो उनका शिक्षा प्रमुख विधि के रूप में प्रचलित होता है और वो बच्चा जल्दी सीख जाता है। ठीक है ना। खेल का बालकों के विकास में योगदान। अब
क्वेश्चन उठता है कि बाल अगर खेला खिलाते हैं बच्चे को तो इसमें बालक का क्या योगदान होती है, बालक का क्या विकास होता है, विकास का क्या योगदान होता है बालक में। ठीक है, तो खेलकूद बच्चों के लिए शारीरिक मानसिक दोनों विकास करता है, शरीर को भी बढ़ाता है और मानसिक को भी बढ़ाता है, इसीलिए इसका महत्व काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यह बच्चों के शारीरिक मानसिक संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास सहायक होता है। इससे बच्चे सुफुर्तीवान बने रहते हैं, साथ ही नियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। ध्यान रखिएगा कि बच्चा में 3-4 गुण आ जाते हैं। पहले तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक ज्ञानात्मक और सुफुर्ती एक्टिव माइंड, ये सब हो जाता है खेल खेलने से। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इससे शारीरिक मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत होती हैं, रक्त का संचार सुचारू रूप से पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है, शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़ों को मजबूत करते हैं। अगर हम इसके शरीर की बात करें तो मांसपेशियां और हड्डी क्या होता है, खेलने से मजबूत होता है, रक्त का सुचारू होता है, एक्टिव हो जाता है और शरीर के अतिरिक्त ऑक्सीकरण भी मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, फेफड़ा भी मजबूत होता है। ठीक है, इस तरह से खेलकूद के दौरान खेलकूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यानी कि रोग जितने भी बच्चे को होगा, अगर बच्चा खेलता है कूदता है तो वो रोग अपने आप खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि रोग से लड़ने का काम करता है, इसीलिए खेलकूद प्रतिरोध क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, खेलकूद बच्चों के मानसिक विकास को तीव्रता प्रदान करता है। खेलकूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चे के लिए थेरेपी का कार्य करता है। यहाँ पर ये वर्ड ध्यान रखिएगा, थेरेपी का कार्य करता है। ठीक है, चलिए, जिससे वो सामाजिक परिवेश में समायोजन स्थापित कर लेते हैं और यह बच्चों के स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। खेलकूद बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए बालकों की शिक्षा में खेलकूद को उचित स्थान दिया जाता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, जो कि प्रश्न उत्तर करने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, परिवार क्या है? तो बताइए, परिवार एक समूह है, एक समुदाय है, या एक सामाजिक संस्था है, या एक भीड़ है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि परिवार एक सामाजिक संस्था है, समूह भी है, एक समुदाय भी है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले सामाजिक संस्था है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। परिवार समूह भी नहीं कह सकते, ज़्यादा बेनिफिट आंसर होना चाहिए आपका सबसे सुंदर, तो एक पर सामाजिक संस्था है जो अभी पढ़ाया गया है। ठीक है, उनके बाद समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में क्या, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों को होना अनिवार्य है, या उपयुक्त सभी का अनिवार्य है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बोलिए। तो आपका ए होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। ठीक है ना, ये सब बेसिक इकाई है परिवार का शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार, समाज शास्त्रियों के अनुसार। ठीक है, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा गया है? तो आपको बस स्पष्ट है कि परिवार को कहा गया है। ठीक है, किसने परिवार के कार्यों को वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किया? बताइए, अभी ये जस्ट पढ़ा है आप लोगों को, बताइए कौन बोला था ये बात, मैं कई बार बोला था। ठीक है ना, इन बातों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? बताइए, पालन पोषण, या भोजन, या शारीरिक सुरक्षा, या सभी? आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो यहाँ पर 5 का होना चाहिए, ये सभी है ना, भोजन भी जरूरी है, पालन पोषण, शारीरिक सुरक्षा, ये सब जरूरी है। ठीक है, चलिए, उसके बाद परिवार की सामान्य विशेषता क्या है? बताइए, विवाह संबंध, सामान्य निवास, या वंशवाद, या सभी? तो हमें यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है कि 6 का 4 ही लग रहा है। ठीक है, इसलिए ये सभी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। 7, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? ध्यान रखिएगा, संयुक्त परिवार का गुण नहीं है वो बताने के लिए कह रहा है। तो बताइए, आलस्य का अभाव, या कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, या श्रम विभाजन की सुविधा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, इसमें श्रम विभाजन की सुविधा भी होती है, कृषि व्यवस्था के लिए भी ये उपयुक्त होते हैं क्योंकि ज़्यादा फैमिली रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, नहीं तो बस आलस्य का अभाव इसमें होगा, जो कि संयुक्त परिवार में यह गुण नहीं है। ध्यान रखिएगा। आगे, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तीव्र प्रचलन के लिए ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी होना चाहिए, कलह की संभावना कम होती है, जनसंख्या कम होने के कारण महंगाई बढ़ गया, इसलिए लोगों को चाहिए कि एकल परिवार होना वो ज़्यादा पसंद करेगा। ठीक है ना, तो 8 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी।
ठीक है। उनके बाद भारतीय परिवार का स्वरूप क्या है बताइए। भारत में किस तरह के लोग ज्यादातर पसंद करते हैं, ध्यान रखिएगा। मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक या मातृ स्थानीय या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए फटाफट आंसर। 9 का ज्यादातर यहाँ पर भारत में जो चलता है वो पितृसत्तात्मक होता है, क्योंकि शादी जब लड़की का होता है तो लड़की जाता है किसके घर, तो लड़का के घर जाता है। इन बातों को क्या रखना है, ध्यान रखिएगा। गर्ल्स जाती है बॉय के घर, ठीक है। इस तरह से इसी को हम लोग पितृ सत्तात्मक कहते हैं या पितृसत्तात्मक कहते हैं, ठीक है। उनके बाद आपको ध्यान रखिएगा 10 नंबर में क्या कहते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। समरक्त कह रहा है, बताइए एकल होगा या संयुक्त होगा या वैवाहिक होगा या ये सभी होगा। तो 10 का आंसर क्या होगा तो फटाफट बताइए। तो संयुक्त परिवार रक्त में है, क्योंकि इसमें माता पिता, चाचा चाची के भाई बहन ये सब आता है। वैवाहिक में क्या होता है कि दूसरे घर से आके बसता है, तो इस तरह से रक्त बला नहीं कर सकते हम लोग। तो समरक्त जो है संयुक्त परिवार है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद 11 नंबर, किस प्रकार के परिवार में वैवाहिक युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं तो मतलब मातृ स्थान वाली बात हो गई, यानी कि जब विवाह होगा स्त्री के यहाँ जाएगा, जिसको हम लोग घर जमैया भी कहते हैं अपनी भाषा में। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे 12वीं पास हो रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन पास हो रहे हैं या सीटेट का तैयारी करना चाह रहे हैं, वो आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे को बढ़ाएं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोले, ठीक है। चलिए 12 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा गया है। मैं अभी ही बताया गया हूँ कि समरक्त परिवार को तोड़ नहीं किया, मतलब विन्यास नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रक्त होता है, वंशानुगत होता है। तो यहाँ पर 12 का ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट होगा, यानी कि समरक्त परिवार, ठीक है। ए होगा समरक्त परिवार। इन बातों को ध्यान रखिएगा। उनके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर, ठीक है। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है बताइए। समरक्त किस में होता है, संयुक्त, अभी सेम क्वेश्चन या नहीं, एकल संयुक्त दोनों होना चाहिए, यानी कि 13 का आंसर 3 होगा। क्योंकि देखिए एकल में क्या है कि माता पिता और उनके बच्चे ये भी हो सकते हैं, तो उसमें भी रक्त वाला हो सकता है। संयुक्त में जो है आपको सब आ जाता है, बाबा दादी काका काकी मामा मामी सब आ जाता है, तो ये सब कहीं ना कहीं ब्लड से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद चलिए 14 नंबर, बालक के समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। बालक का समाजीकरण किसके द्वारा होता है, परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा। तो बताइए इसमें अगर सभी दिया रहता तो सभी दे सकते थे, लेकिन इसमें दिया गया है परिवार के द्वारा, तो ज्यादा बेहतर क्या होना चाहिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में बोलिए। तो परिवार के द्वारा जो है समाजीकरण सर्वप्रथम होना चाहिए, ठीक है। होना ही नहीं चाहिए, होगा ही, क्योंकि सर्वप्रथम की बात हो रही है। सबसे पहले बच्चा परिवार में जन्म लेता है और परिवार समाजीकरण शुरू करता है, ठीक है। उनके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, यानी कि 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है। आप बताइए फटाफट कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर जो है अच्छाई की मित्रता सबसे सर्वोत्तम होता है। बच्चे अच्छे रहे, मित्रता बहुत अच्छी होगी, समझ गए। उसके बाद 16 नंबर, अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित किया गया है बताइए। तो इसमें उपयोगिता, आनंद, अच्छाई, उपयुक्त सभी, यानी कि 3 प्रकार बताएं अरस्तु ने, तो अरस्तु का तीनों प्रकार बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, तो इनमें सभी आंसर होगा। उसके बाद 17 नंबर है, रिश्ते का क्या आधार होता है। तो रिश्ते का आधार बताइए, रक्त, भावना या विवाह। हमने हिसाब से सब होना चाहिए, क्योंकि अभी तुरंत अभी जस्ट पहले ही हम आपको पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर 17 का जो है 4 आंसर होना चाहिए और होगा भी, तो यानी कि ये सभी होगा इसका आंसर। रक्त, विवाह और भावना ये सब रिश्ता का आधार होता है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर में क्या करें, समरक्त संबंध में समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है। तो संबंध का आधार बताइए, रक्त होता है, विवाह होता है या एक दो दोनों होता है। हमारे विचार से दोनों होना चाहिए, यानी कि 18 का जो आंसर होगा यहाँ पर ज्यादा सही होना चाहिए। समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है, तो रक्त होता है, ठीक है। इसमें विवाह नहीं होगा, रक्त होगा, क्योंकि ये समरक्त की बात की जा रही है, तो रक्त से जो फैमिली बनेगा उसी को समरक्त कहेंगे, ठीक है। आगे 19 नंबर, खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, संज्ञानात्मक प्रवृत्ति, कल्पना शक्ति को, थेरेपी को। तो थेरेपी क्या काम में करता है, मैंने अभी जस्ट बताया, थोड़ा सा वीडियो के पीछे करके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 20 नंबर,
खेलकूद बच्चों के डैश विकास में सहायक होता है। तो ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक हमारे विचार से सबका होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ये सभी, क्योंकि सभी तरह से बच्चे के लिए खेलकूद क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो अब चलते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं कि सितंबर 2016 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन बताइए सही नहीं है, क्योंकि यह कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। या फिर ये ऑप्शन होगा कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार के केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। खैर आगे हम 2 ऑप्शन और भी बाकी है, उसे देख लेते हैं, कहीं इनसे भी अच्छा आंसर हो तो वही दे देंगे। ठीक है, चलिए उनके बाद जो है आपका ऑप्शन सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार के आकार है। गलत बात है भाई, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। नहीं, ऐसा ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 22 नंबर चलते हैं। 22 में क्या कर रहा है कि कक्षा 3 छात्रों को रमा एक टीचर है, शिक्षिका है। रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करता है, यानी कि एकल परिवार है, पति पत्नी और सिर्फ बच्चा जिसमें रहता है। और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं, मतलब कह दिया एकल है लेकिन रहता दादा दादी साथ है सब, तो यह विस्तारित परिवार है, यानी कि विस्तृत परिवार है, यानी कि बड़ा परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको कह रहा है सोचने के लिए, बताइए, सोचिए फटाफट। तो यहाँ पर परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हम नहीं सिखाते बच्चे को। ठीक है, परिवार की परिभाषा गलत है भाई। ये भी हो सकता है परिवार का परिभाषा गलत है, लेकिन माता पिता दादा दादी भी रहता है, तो परिवार की तो परिभाषा ठीक भी हो सकता है। रमा अपने छात्रों को प्रति असंवेदनशील है, अच्छा से व्यवहार नहीं कर रही, गलत बात है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, यानी कि जो रीमा मतलब ये जो मैडम है वो ठीक से शिक्षण अधिगम को दृष्टिकोण से समावेशी नहीं कर पा रही है। इट मीन्स कि एकल है तो भाई पति पत्नी और उनके संतान के बारे में कहना चाहिए, दादा दादी को नहीं ढुकाना चाहिए। तो ये समावेशी नहीं कर रही है, यानी कि 4 ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला चलिए 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो पर्यावरण का जो पार्ट है वो नहीं है, बताइए। काम और खेल, या भोजन, आवास, या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। देखिए ये तीनों चीज़ जो है पर्यावरण से संबंध रखता है, पर्यावरण पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, लेकिन काम और खेल जो है ये पर्यावरण से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। आगे 24 नंबर। रीता ने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची और उनके परिवार के साथ रहती है। तो इस प्रकार के परिवार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, बताइए। तो पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है, या मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माँ मुखिया है, या संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य रहते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों क्या है, गलत है। एकल परिवार एकल तो होगा नहीं, क्योंकि दादा दादी सब है, संयुक्त परिवार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से 25 में चलते हैं। 25 के बाद 26, यानी कि निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक विवरण का उदाहरण है, बताइए। सामाजिक संस्कृति का धरोहर कौन है? तो समुदाय है, यानी जल भी नहीं है, इनसे सामाजिक संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है, स्मारक का भी नहीं है, जंगल का भी नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए, समुदाय। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे 26 में क्या कर रहा है कि EVC यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। ध्यान रखिएगा, पाठ्यचर्या परिवार एवं मित्र क्या है, तो एक थीम है, एक विषय है ना। इन बातों को ध्यान रखिएगा, विषय वस्तु नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, उपथीम नहीं है, एक थीम है ना, एक टॉपिक है, यानी कि EVC सोशल स्टडी पाठ्यचर्या परिवार एवं मित्र क्या है, एक थीम है। ठीक है, इस तरह से आप आंसर को कर लिए बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ।
ये करते हुए तो आप इनके साथ जुड़े रहिए सीटेट का और भी इन्फॉर्मेशन साथ साथ पढ़ाई जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।